Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study cost of capital and we will cover all these topics written here. So let us start with the meaning of cost of capital. तो अभी तक हमने जितने भी कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस किए थे वहां पे हमने एक डिस्काउंट रेट देखा था, राइट? वहां पे एक डिस्काउंट रेट था, लेट सपोज 10%, 12%, ये सारे डिस्काउंट रेट थे। अब इस डिस्काउंट रेट के हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। तो ये डिस्काउंट रेट आता कहां से? ये डिस्काउंट रेट और कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? इट इज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमारे इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू अर्न। ओके, इट इज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय द फर्म। और ये एक तरीके से वेटेड एवरेज कॉस्ट भी है जो कि अलग अलग फाइनेंसिंग सोर्सेज से आती है, ठीक है? और अलग अलग फाइनेंसिंग सोर्सेज क्या होते हैं? डेट होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, इक्विटी शेयर्स होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है? थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो एक ही मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक फर्म रिक्वायर होता है कि फर्म उसको अर्न करे सो दैट वो अपनी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को कवर कर सके। अब ये इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कवर करे? अब ये कैसे समझ सकते हैं हम? अगर कोई एक फर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या वो कर रहे हैं कि हमें एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। यही तो हमने कैपिटल बजटिंग में किया था। अलग अलग डिफरेंट प्रपोजल्स को हमें देखना था कि किसका एनपीवी अच्छा है, किसका आईआरआर अच्छा है, ताकि हम उस प्रपोजल को सिलेक्ट कर सके। अब इस प्रपोजल को हमें सिलेक्ट करना है तो हमें फंड्स भी चाहिए होंगे, ठीक है? अब ये जो फंड्स हैं ये कहाँ से प्रोक्योर होंगे? ये सोर्सेस से प्रोक्योर होंगे, और वो सोर्सेस हमारे पास डेट हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हमारे पास होते हैं। अब ये जो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जब ये हमारे फर्म को फंड्स प्रोवाइड करेंगे तो इनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना। इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ऑफ अर्निंग कि उनको एक मिनिमम रेट अर्न करना है, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे हमारे फर्म में। तो ये जो मिनिमम रेट है, ये जो मिनिमम यहाँ से रेट आता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स पे, कि भाई उनका रिस्क को कैसे परसीव कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें इन फंड्स को प्रोक्योर करने के लिए ये रिटर्न उन इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि भाई आपका पैसा सेफ है, ठीक है? आपको सफिशिएंटली पे किया जाएगा। सो दिस रिटर्न इज द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रपोजल मस्ट अर्न, अदरवाइज कि प्रपोजल इस रेट को अर्न कर लेता है तो हम इस रेट को इन लोगों को भी दे पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स है, ठीक है, जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स है वो एक तरीके से मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है फर्म का। ओके, तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये जो मिनिमम रेट है ये डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि रिस्क परसेप्शन होता है इन्वेस्टर्स का, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जिसपे कोई रिस्क नहीं होता, ऑब्वियसली। अब ऐसा कोई इंटरेस्ट होता है क्या जिसपे कोई रिस्क नहीं होता? अगर मैं कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क तो जरूर होता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं वो रिस्क फ्री होती है। ऑल्दो ये पूरी ट्रू बात नहीं है, 100% ट्रूथ नहीं है, बट हम यहाँ पे फाइनेंस में अज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रिस्क फ्री होती हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा पेमेंट में, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सेफ है, यहाँ पे हमारी मेच्योरिटी जब होगी तो गवर्नमेंट हमें पे कर देगा। तो वो होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये देखना है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कंपनीज नहीं, हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फैक्टर इज द बिजनेस रिस्क।
तो ये बिजनेस रिस्क एक तरीके से ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये होता क्या है? बिजनेस रिस्क एक तरीके से कंपनी की इनएबिलिटी है टू जेनरेट इनफ रेवेन्यू, टू जेनरेट इनफ revenue and that too to cover the operating expenses. ओके अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही कवर नहीं कर पाएगी, वो कहां से कवर करेगी? सेल्स रेवेन्यू से कवर करेगी। तो अगर कंपनी एक तरीके से ईबीआईटी कवर नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स वो बिजनेस रिस्क आता है उसमें, ठीक है। ये जो बिजनेस रिस्क है वो रिलेटेड होता है कि फर्म अपना ईबीआईटी कैसे मैनेज कर रही है। हर एक प्रोजेक्ट जो होता है उसका बिजनेस रिस्क आता ही आता है किसी भी फर्म पे। अगर कोई फर्म एक ऐसा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही है, सपोज कोई ऐसा प्रपोजल है और वो उसको एक्सेप्ट करना है जिससे, और वो प्रपोजल ना बहुत रिस्की है, ठीक है, बहुत रिस्की प्रपोजल है जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा घबरा जाएंगे कि नहीं बहुत ही रिस्की आपने तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड्स को वो इंक्रीज कर देंगे ताकि उनको कॉम्पेंसेट हो सके जो भी रिस्क उठा रही है कंपनी। तो उस रिस्क कॉम्पेंसेशन को हम क्या कह देते हैं? बिजनेस रिस्क प्रीमियम, ओके। इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क प्रीमियम। तो ये कंपनी ऐड कर देती है अपनी कॉस्ट ऑफ फंड में, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जब इन्वेस्टर वुड नॉट लाइक टू सप्लाई द फंड्स रिगार्डलेस कि कितना फर्म रेडी है उसको रिटर्न पे करने के लिए। और वो कब होगा? जबकि बहुत ज्यादा रिस्की प्रपोजल हमने सिलेक्ट कर लिया है और रिस्क प्रीमियम जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा होता है ना, उससे अलग होता है थोड़ा, क्योंकि वो बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल रिस्क। तो जैसे बिजनेस रिस्क था हमारा ईबीआईटी पे डिपेंड करता था, जो फाइनेंशियल रिस्क है वो हमारा डिपेंड करता है कि भाई हम कितना ज्यादा अपनी डेट कमिटमेंट्स को मीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपनी डेट कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहे तो हम फाइनेंशियल रिस्क से घिरे हुए। अब हम कभी भी बात करते हैं अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, तो हमारे पास मेनली 4 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। वी हैव डेट, वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स, वी हैव इक्विटी, वी हैव रिटेन्ड अर्निंग्स, ओके। वी हैव ऑल दीज things and this makes up the capital structure of a firm, okay, this makes up the capital structure of the firm। जो ये फाइनेंशियल रिस्क है, इट इज डिफाइंड एज द लाइकलीहुड कि फर्म विल नॉट बी एबल टू मीट द फिक्स्ड डेट कमिटमेंट्स और द फिक्स्ड डेट चार्जेस, जो कि कहां से आते हैं? यहां से आते हैं, डेट से आते हैं। तो हम यहाँ पे मानते हैं जितना हायर डेट होगा उतना ही फाइनेंशियल रिस्क जो होगा वो हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पे सोचते हैं कि इस रिस्क से हमें कॉम्पेंसेट किया जाए, तो वो ऐड कर देते हैं क्या? फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम वो लोग ऐड कर देते हैं अबव द बिजनेस रिस्क प्रीमियम, ठीक है। अब बात हम करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। तो फाइनेंशियल रिस्क का एक और पॉइंट है कि दैट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट can be avoided, it can be avoided, it can be avoided by diversification, कि आप इतना ज्यादा डेट ही मत लो, इक्विटी थोड़ा सा ले लो, डाइवर्सिफाई कर दो अपने पोर्टफोलियो, ठीक है। तो उससे हम फाइनेंशियल रिस्क के उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट इज द अदर कंसिडरेशन। इसके अंदर आ जाता है हमारे और फैक्टर्स, जैसे कि हमारी लिक्विडिटी आ गई, ठीक है, या फिर हमारी मार्केटेबिलिटी आ गई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, जितना ज्यादा कोई चीज लिक्विडिटी है उतना ही लोअर डिमांड करेंगे फिर, ठीक है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो फिर प्रीमियम जो है वो भी उन लोगों को कम ही चाहिए होगा ना, क्योंकि उनका रिस्क कम है, लिक्विडिटी ज्यादा है।
ऐसे ही मार्केटेबल अगर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है तो इन्वेस्टर जो है प्रीमियम ऐड कर देगा फिर दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है, जैसे ही इन्वेस्टर को लगता है कि भाई रिस्क है किसी चीज में, तो वो क्या करता है, प्रीमियम ऐड कर देता है। अब वो प्रीमियम कैसा हो सकता है, बिजनेस रिस्क का प्रीमियम हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम हो सकता है, या फिर कोई अदर टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने फैक्टर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने क्या क्या पढ़ा था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कैपिटल। सो टाइप्स ऑफ कैपिटल अगर देखा जाए तो एक कैटेगराइजेशन होती है इसकी, स्पेसिफिक एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होती है, अब यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्म बहुत सारे सोर्सेस से रेज करता है। ठीक है, ये जो सोर्सेस होते हैं उसके, वो सोर्सेस शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और कुछ सोर्सेस लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं उसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, बैंक क्रेडिट आ गया सपोज। ठीक है, बिल्स आ गए हमारे, तो ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म में आते हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे डेट आ जाएंगे, इक्विटी आ जाएगी हमारी कंपनी की, तो ये सारे लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फर्म जो ये वाले शॉर्ट टर्म होते हैं ना, हम ज्यादातर इनको कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड होते हैं, रीपेमेंट करनी होती है शॉर्ट टर्म में, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन होता है लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन। अब लॉन्ग टर्म में भी अगर मैं डेट की कॉस्ट अलग कैलकुलेट करूं, इक्विटी की कॉस्ट अलग कैलकुलेट करूं, प्रेफरेंस की कॉस्ट अलग कैलकुलेट करूं, तो उसको मैं क्या कहूंगी, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट इज द स्पेसिफिक कॉस्ट, कॉस्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर मैं इन सब को कंबाइन कर दूं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, अगर मैं इन सबको कंबाइन कर, ठीक है, तो कंबाइन करके जो मेरी कॉस्ट बनती है दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से WACC। ठीक है, जो कि इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है उसमें सारा का सारा इंटरेस्ट वाली पेमेंट्स आ जाती हैं, डिविडेंड की पेमेंट्स आ जाती हैं। तो बेसिकली वो पेमेंट्स जो मुझे बाहर अपनी कंपनी में देनी है, जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट वाली पेमेंट्स वो होती हैं जो मुझे किसी को बाहर देनी नहीं है, जो कोई पेमेंट एक तरीके से होती नहीं है, कोई किसी इसमें पेमेंट नहीं है, इसमें कोई फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं है। तो ऐसे हमारे पास एक ही चीज है, क्या होती है वो, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, जो भी हमने प्रॉफिट फ्लो बैक किए हैं, री इन्वेस्ट करे हैं विद इन दी फर्म। ठीक है, ये विद इन दी फर्म हमने किए हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग्स और दी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। उसके बाद हम एजम्पशंस पढ़ लेते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे बेसिकली एजम्पशंस क्या है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस रिस्क इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा प्रपोजल को। ठीक है, दूसरा ये है कि फाइनेंशियल रिस्क होता है हर कंपनी में, हम ये नहीं कहते कि फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं, बट यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो अनचेंज्ड है। अनचेंज माने कि अभी हमारे को फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा हो नहीं रहा है, और हो रहा है तो एक मिनिमम लेवल पे ही हो रहा है, उसकी इम्प्लीकेशन इतनी ज्यादा नहीं है। जो फाइनेंशियल हमारा मिक्स है वो सेम है। ओके, उसके अलावा देयर इज नो टैक्स एडजस्टमेंट इन शेयर्स। तो ऑब्वियसली हमने जैसा कि डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग में, सारी की सारी चीजें हम आफ्टर टैक्स बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, हमारी सारी चीजें आफ्टर टैक्स बेसिस पे कैलकुलेट की जाती हैं और उनको डिस्काउंट किया जाता है फिर उसके बाद एट डिस्काउंट रेट, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ठीक है, फिर उससे हम जो भी हमारी डिस्काउंट रेट से निकलते हैं उससे हम कोई IRR या NPV वगैरह लगा के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं।
जिससे क्या होता है, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ठीक है, कि अगर किसी प्रोजेक्ट को हम बिफोर टैक्स बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को हम आफ्टर टैक्स बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा और इवेल्युएशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो डेट फाइनेंसिंग के लिए टैक्स एडजस्टमेंट, जितनी भी डेट वाली चीजें हैं, सिर्फ उसी के लिए ही हम टैक्स एडजस्टमेंट्स का यूज करेंगे, और उसके अलावा कोई चीज नहीं। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे दोनों ही बॉन्ड्स, चाहे वो डिबेंचर्स हो, उनकी कॉस्ट सेम कैलकुलेट होगी। अब यहाँ पे फर्क पड़ता है, दो टाइप के हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है परपीचुअल और एक होता है रिडीमेबल। ओके, तो अगर परपीचुअल है तो उसकी कॉस्ट अलग तरीके से कैलकुलेट होगी, अगर रिडीमेबल है तो अलग तरीके से होगी। तो ये कैसे होगी देखते हैं। ये हमारे पास है परपीचुअल बॉन्ड्स। तो परपीचुअल बॉन्ड्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? इट इज केडी, ए कॉस्ट ऑफ डेट इज आई 1 अपॉन में, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बीओ। बीओ लिख दो। ये जो बीओ है हमारा, दिस इज नेट प्रोसीड्स। ओके, तो ये नेट प्रोसीड्स निकलते कैसे हैं? नेट प्रोसीड्स निकलते हैं जो भी हमारी फेस वैल्यू होती है डेट की। ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं कोई भी प्रीमियम है। ओके, माइनस करते हैं हम डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, नेट प्रोसीड्स ही होता है इस फॉर्मूले में। फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे कि अंडर राइटिंग कॉस्ट हो गई, ब्रोकरेज की कॉस्ट हो गई, ये सारी फ्लोटेशन कॉस्ट में आती है। आई का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा एनुअल इंटरेस्ट पेबल है। टी मतलब टैक्स रेट। ओके, तो ये तो क्या हो गया, परपीचुअल डेट या परपीचुअल बॉन्ड की कॉस्ट। रिडीमेबल वाले की कॉस्ट का फॉर्मूला होता है केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस बीओ अपॉन में एन डिवाइड बाय आरवी प्लस बीओ डिवाइड बाय 2। तो ये काफी बड़ा फॉर्मूला है, बट यस यही फॉर्मूला है। वही पता है, इंटरेस्ट होता है, ये टैक्स रेट है, ये रिडीमेबल वैल्यू है। आरवी इज द रिडीमेबल वैल्यू एंड बीओ यू नो। ओके, द नेट प्रोसीड्स। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी वैसे ही हमारे कैलकुलेट होते हैं। रिडीमेबल होते हैं तो अलग कैलकुलेशन है, इरिडीमेबल्स की अलग है। तो जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन पे फिक्स्ड होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को परपीचुअली फिक्स रेट ही पे किया जाता है। ओके, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में प्राइस ऑफ शेयर्स। तो यहाँ दिस इज द नेट प्रोसीड्स। ओके, और नेट प्रोसीड्स हमने ऑलरेडी देख ही लिया कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ से हमारी निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। उसके बाद रिडीमेबल वैल्यू की कैसे निकलेगी? रिडीमेबल वालों में भी हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस बीओ बाय एन अपॉन आरवी प्लस बीओ डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे रिडीमेबल वाले का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो एन है दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बहुत ही एक टिपिकल चीज है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की बात आ जाती है। जब हमारे पास ग्रोथ वाले डिविडेंड होते हैं और एक होता है जीरो ग्रोथ डिविडेंड। ठीक है, जब हमारे पास जीरो ग्रोथ के डिविडेंड्स होते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन में जो भी नेट प्रोसीड्स होते हैं। ठीक है, नेट प्रोसीड्स नहीं कहेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली इसको करंट प्राइस कहते हैं, जो भी उस वक्त इक्विटी का करंट प्राइस चल रहा हो। और ये क्या है? डिविडेंड, जो कि एक्सपेक्टेड होता है एट एंड ऑफ ईयर 1। ओके, अगर हमारे पास जीरो ग्रोथ डिविडेंड्स है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट ग्रोथ है डिविडेंड में, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है।
कांस्टेंट ग्रोथ के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा प्राइस होता है वो इक्वल होता है डीओ 1+G अपॉन में के ई माइनस जी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। या फिर इसको अगर हम, ये तो प्राइस का फॉर्मूला है, अगर हम सीधा डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, D1 अपॉन में P0 प्लस जी। ग्रोथ ऐड कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट ग्रोथ है ना, इस वजह से ग्रोथ ऐड कर देते हैं। बाकी अगर ये वाला फॉर्मूला आप नहीं करना चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। नेक्स्ट इज दी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बात अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स की करते हैं तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो एज सच हमारी कंपनी को नहीं होती है कोई कॉस्ट। ओके, क्योंकि ये जो फर्म जो भी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है तो वो अल्टीमेटली अपना रिटेन ही करता है। तो जो रिटेन्ड पोर्शन होता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो अर्निंग्स होती है ये क्यों रिटेन करते हैं, ताकि हम इसको री इन्वेस्टमेंट कर सके विद इन दी फर्म ओनली। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न अर्निंग की एज सच कोई कॉस्ट नहीं होती है, बट यहाँ पे एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना, हमने डिविडेंड को फॉरगॉन करके, वी हैव फॉरगॉन दी डिविडेंड्स ताकि हम ये रिटेन कर सके। तो फॉरगॉन की है तो कोई तो कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसीलिए डिविडेंड्स को क्योंकि फॉरगॉन करके ली गई है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के ज्यादातर इक्वल ली जाती है। ठीक है, देन वी हैव WACC। WACC क्या है, एक तरीके से ये इसका फुल फॉर्म तो बता देती हूँ पहले। इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम इसको कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेसिफिक भी होती है और टोटल भी होती है। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इन सबको ऐड कर देती हूँ तो वो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आती है। यहाँ पे वेटेड क्यों है, क्योंकि हम इन सारी चीजों को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो WACC कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इंटू वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो ये जो सारा का सारा वेटेज आती है हमारे पास, ये वेट्स कैसे आते हैं कि कितना प्रपोर्शन है उसका। ठीक है, डेट का कितना प्रपोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी का कितना प्रपोर्शन है, तो उसके हिसाब से अगर हम वेट्स देखें तो वेट्स हमारे हिस्टोरिकल वेट्स हो सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल कुछ वेट्स हमारे मार्जिनल वेट्स होते हैं। अलग अलग टाइप के हमारे वेट्स हैं। जो हिस्टोरिकल होते हैं वो एक्चुअल जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा है, एक्चुअल या एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में जितनी प्रपोर्शन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जब भी WACC कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे क्या हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर है। मार्जिनल वाली में होता है कि हमें अभी रेज करने हैं फंड्स। ठीक है, तो हमें अभी रेज करने हैं तो कितने प्रपोर्शन में हम रेज करेंगे, हम उसको देखते हैं मार्जिनल वाले के केस में। उसके अलावा वेट्स, एक टारगेट वेट्स भी होते हैं कि हमें इतनी टारगेट कैपिटल चाहिए तो उसकी क्या प्रपोर्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो वेट्स होते हैं that is also on the basis of book value and the market value। तो ये जितनी भी चीजें हम जब न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे आपको और क्लियर होंगे कि ये हम कैसे लेते हैं। और हमारी बुक वैल्यू वाले ऑब्वियसली ज्यादा रिलायबल होंगे देन द मार्केट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा रिलायबल होती है, मार्केट वैल्यू वॉलेटाइल होती है बहुत ही। ठीक है, चेंज होती रहती है मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू वाली होगी WACC वो थोड़ी ग्रेटर भी होती है देन द बुक वैल्यू, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कॉस्ट ज्यादा होती है मार्केट वाली। बाकी हम देखते हैं जब करेंगे इसकी कैलकुलेशन। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.